वेलकम फ्रेंड्स, स्टडी विद शरण आईएएस की इस डेली एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो डेली न्यूज़पेपर है उससे हम कुछ मटेरियल लेते हैं। आज द हिंदू से आज की घटनाएं यानी 6 सितंबर की कुछ घटना है जो आप हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो घटनाएं इंपॉर्टेंट है उनको मैंने लिया है। पहली घटना है चाइनीज प्रेसिडेंट विल नॉट अटेंड G20 समिट। ये G20 समिट हम जान रहे हैं कि 9 से 10 सितंबर को होगी, न्यू दिल्ली में होगी। और इसमें मैक्सिमम राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी है जिनको भी आना है, लेकिन शी जिनपिंग इन्होंने अपनी सहमति नहीं दी है। इनकी जगह पर इनके दूसरे सेकंड सीड नेता आ रहे हैं। जो बाइडन का जो कमेंट था, उन्होंने कहा कि मैं इसको बड़े आशा भरी निगाहों से देख रहा था, लेकिन उनका ना आना, शी जिनपिंग का ना आना खटक रहा है। उनकी कल वो आ जाएंगे 7 सितंबर को, जो बाइडन। इसमें एमेनुअल मैक्रो, फूमियो किसिडा। एमेनुअल मैक्रो मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति, ओल्फ सोल्ज जर्मन चांसलर, फूमियो किसिडा जापान के प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये सारे लोगों ने अपनी सहमति दे दी है यहाँ आने के लिए। और केवल यही शी जिनपिंग जिनको आना था ये नहीं आए। अब हम जानते हैं कि इस साल के G20 समिट का चेयरमैनशिप किसके पास है। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत है। और उसकी जो अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। अब G20 के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। G20 का इस्टेब्लिशमेंट या इनको इस 1999 में से इस्टेब्लिश किया गया था G20 का। और इसमें ग्लोबल जीडीपी का यानी टोटल ग्लोबल जीडीपी जितनी होती है उसका 85%, ये जो 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, 85% यहाँ से आता है। इसके बाद ग्लोबल ट्रेड का 75% G20 देश करते हैं। और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 2/3 G20 देश में है। G20 देश, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट ये मंच है G20 कि ग्लोबल जीडीपी का 85%, ग्लोबल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 G20 देश में समाहित है। ये इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं G20 में देश कौन कौन से हैं। तो हम महाद्वीप वाइज देखते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें उत्तर अमेरिका से कौन कौन देश हैं। उत्तर अमेरिका से कौन कौन देश हैं? USA है, कनाडा और मैक्सिको। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का देखते हैं। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन देश हैं? ब्राज़ील और अर्जेंटीना। इसी तरह से यूरोप से देखिए कौन कौन से देश हैं। यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन। इसके बाद यूरोप के अलावा एशिया में आ जाइए। एशिया से कौन कौन से देश हैं? भारत, इंडोनेशिया, चाइना, सऊदी अरब, ठीक, दक्षिण कोरिया, तुर्की, जापान। एशिया के बाद आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से केवल ऑस्ट्रेलिया है। और अब आ जाइए अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से कौन देश है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक। और फिर इतने देश शामिल हैं, गिन लीजिए। 3 यहाँ से हो गए, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हैं, यानी 19 देश हैं। एक यूरोपीय यूनियन है। इतने देश इसमें शामिल हैं। और जो महत्वपूर्ण देश हैं, हर कॉन्टिनेंट के जो इम्पोर्टेंट देश हैं, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। इनका ना आना किस
मंतव्य से है ये तो अभी क्लियर तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन हो सकता है कोई कारण रहा हो, कोई कारण हो। लेकिन निश्चित तौर पे अगर किसी इस तरह के समिट में कोई किसी देश का, जिसमें पूरे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हों, अगर किसी देश का, महत्वपूर्ण देश का राष्ट्राध्यक्ष अपना सम्मिलित नहीं होता है तो इसके बहुत बड़े मायने होते हैं, और इसको किसी न किसी डिप्लोमेसी से जोड़कर अवश्य देखा जाना चाहिए, और इसका ज़रूर कोई न कोई ऐसा ही कोई न कोई स्थिति होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और चाइना का कंट्रोवर्सी बॉर्डर पे चलती ही रहती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में जो तनाव रहता है, और पाकिस्तान और चीन में जो आपस में जो कोरिलेशन है, ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा इधर जो हाल में जो घटनाएं हुई हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, इससे भारत रूस और भारत अमेरिका के करीब अधिक इधर इस झुकाव इधर से अधिक है, और उधर चीन का प्रतिद्वंदिता अमेरिका से है, और जबकि रूस और चीन दोनों ही अमेरिकी प्रतिद्वंदिता को महसूस करते हैं। अमेरिका निश्चित ताइवान में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, दक्षिण चीन सागर में भारत और अमेरिका दोनों लगातार प्रयास करते हैं कि चीन को रोकने का। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिप्लोमेसी के कि भारत में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि इस G20 समिट का भारत में होना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है चाइना इसको ना पचा पा रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इसको भविष्य में एनालिसिस जो राजनीतिक विश्लेषक हैं भविष्य में आप इसका ज़रूर कुछ न कुछ हल देंगे। फिलहाल हम अगले टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बेंच रिजर्व्स वर्डिक्ट इन आर्टिकल 370 एब्रोगेशन चैलेंज। 370 को हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जम्मू कश्मीर के एक नागरिक द्वारा। इसमें जिसका प्रतिनिधित्व कपिल सिब्बल कर रहे थे और इनकी टीम कर रही है कपिल सिब्बल की। भारत सरकार की तरफ से जो बचाव पक्ष है उनमें आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता एडवोकेट जनरल, कानू अग्रवाल एडवोकेट, इस तमाम सारे लोगों ने इसके बचाव पक्ष इन्होंने इनका कहना है कि जब 370 हटाया गया और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया तो उसमें जो सुधार हुआ, लगातार इसमें समृद्धि बढ़ रही है। और जो अपना तर्क इन्होंने कोर्ट में दिया है, हालांकि वाई.डी. चंद्रचूड़ ने इसका सुरक्षित रखा है। इनके वाई.डी. चंद्रचूड़ इस जो बेंच है इसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। वहाँ पर जो तर्क दिया गया उसमें एक आतंकवाद में जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिज्म है वो 45.2% कम हुआ है। पत्थरबाजी की जो लगातार घटनाएं होती थी, असीमित हो गई थी, असंख्य हो गई थी, मतलब कहीं भी कई जगहों पर एक साथ होती थी पत्थरबाजी, वो पत्थरबाजी कम होकर के 90.2% तक कम हो गई है। यानी अब सुनाई ही नहीं पड़ता, न्यूज़ में ही नहीं आता है वो। इसके बाद आकस्मिकता अचानक मरने वाले या सेनाओं के जवान जो मरते थे या इस तरह से जो घटनाएं होती उसमें 97.2% की कमी आई है। तो जबकि विपक्ष या बचाव जिसको इसके चैलेंज करने वालों का कहना है कि कश्मीर में 370 को हटाने को लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई गई केंद्र द्वारा वो भारत के संघीय ढांचे पर एक आघात है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस तरह से निर्णय भी सुरक्षित है। भविष्य में क्या निर्णय आता है इसको देखा जाएगा। ब्रिक्स में विस्तार का आशय, ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये है कि एडिटोरियल में छपी हुई है द हिंदू के आज के पेपर में 6 में। द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, ये 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। 15वां, कौन सा सम्मेलन था? 15वां, 15th समिट थी, 15th था। ब्रिक्स में जो देश हैं उसमें है, ब्रिक्स का नाम ही है BRICS। बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये देश हैं इसमें।
जब यहाँ समिट हुई थी तो इससे सम्मिलित देशों ने इसको जो है विस्तार की सोची और इन्होंने 6 देशों को सम्मिलित करने का प्रयास किया। 6 देश और इसमें सम्मिलित करने की योजना चल रही है। हालांकि 90 से अधिक देश इच्छुक हैं इसमें शामिल होने के। तो ये जोहान्सबर्ग के 15वें समिट में जो ब्रिक्स की 24 अगस्त को हुई थी, इसमें आमंत्रित देशों में जिनको शामिल करना था 6 देश जो थे, 6 देशों में 6 कंट्रीज़ में थे। अगर पश्चिम एशिया की बात की जाए तो इसमें ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ देख लीजिए तेल जितने भी देश हैं ये तेल, इनकी अर्थव्यवस्था तेल के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने तेल से प्रभावित कर देते हैं। इसके बाद जो है अफ्रीका से इजिप्ट और इथियोपिया, 2 देश अफ्रीका से हैं, और दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना। वहाँ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण अमेरिका के लैटिन अमेरिका की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था ब्राज़ील के बाद अर्जेंटीना है। तो इस तरह से इन देशों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इन देशों को सम्मिलित करने के बाद ये जो ग्लोबल इनका सुधार है, जैसे जो इनकी जीडीपी है वो 46% हो जाएगी। टोटल विश्व जीडीपी की 46%, ग्लोबल जीडीपी की 46% हो जाएगी। और जो तेल व्यापार 90 मिलियन बैरल प्रति डे, 90 मिलियन पर डे, 90 मिलियन बैरल पर डे विश्व का है। इसमें अभी तक ब्रिक्स का जो योगदान था 20% था, और जब ये देश शामिल हो जाएंगे, जो 6 देश शामिल हैं, तो ये जो योगदान है बढ़कर के 42% हो जाएगा। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन कहाँ होगा? ऊर्जा क्षेत्र में होगा। पहले ग्लोबल जीडीपी 31.5% थी, 31.5% ग्लोबल जीडीपी का जो ब्रिक्स के अभी देश हैं, और जब ये 6 देश शामिल हो जाएंगे, 6 कंट्री, तो ये 46% हो जाएगा, और इसके पहले 31.5%। तो इस तरह से देखते हैं, अगर इसका विस्तार होता है तो ब्रिक्स के G20 के करीब G20 का जो देश है, G20 के जो देश हैं, अमीर देश हैं, उनसे ये टक्कर लेने की स्थिति में ये संगठन भी इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उसके लगभग पैरेलल हो जाएगा। और इसके अलावा और जो देश महत्वपूर्ण है, अगर उनमें कुछ देशों को शामिल कर लिया जाता है, तो ये स्थिति G20 और ब्रिक्स की जो इम्पोर्टेंस है विश्व में, वो समान हो जाएगी। और हो सकता है इससे, चूँकि ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है इन ब्रिक्स देशों का हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अभी भी रूस की स्थिति यूक्रेन युद्ध के बाद जापान या यूरोपीय संघ कुछ नहीं कर पा रहा। उसका मात्र कारण यही है कि यूरोप को अधिकतम गैस और तेल की सप्लाई कहाँ से होती है? रूस से होती है। अगर वो बंद कर देगा तो यहाँ के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। अमेरिका उतनी दूर से, अटलांटिक के पार से इतनी जल्दी सप्लाई लाइन अपनी नहीं बना सकता है कि सारे तेल, यूरोप के सारी तेल की ज़रूरतें या ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी कर सके। तो इम्पॉर्टेंट, ऊर्जा का इम्पॉर्टेंट कितना महत्वपूर्ण है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।